प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग काव्य की जो शिल्पगत विशेषताएं थी उनको समझ रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग शब्द शक्ति और गुण पर चर्चा करेंगे आज। बेटा, शब्द हम लोग जानते हैं कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। यानी बेटा, शब्द वर्णों के समूह को कहते हैं जो अर्थ देने में सक्षम होते हैं। आगे कह रहे हैं शब्द से अर्थ प्राप्त तीन प्रकार से होते हैं। कह रहे हैं कि शब्द से जो अर्थ हम प्राप्त करते हैं वो तीन प्रकार से करते हैं। किस किस प्रकार से? मुख्यार्थ। मुख्यार्थ यानी बेटा किसी चीज का जो मुख्य अर्थ होता है वह, ठीक है, शब्दकोश वाला अर्थ। लक्षणार्थ, लक्षण से ग्रहण किया गया अर्थ, वह उस शब्द का मूल अर्थ नहीं होता बल्कि उस शब्द के जो लक्षण होते हैं उनसे लिया जाता है। और तीसरा है व्यंग्यार्थ, यानी जो व्यंग के रूप में कहा जाए, यानी कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस परिस्थिति में कह रहा है, इन सारी बातों के आधार पर जब अर्थ निकले तो उसे क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ। अब बेटा इसको ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक शब्द है शेर या सिंह। सिंह का मुख्यार्थ क्या होगा? शेर का या सिंह का मुख्यार्थ होगा एक जंगली पशु जो हिंसक होता है, जिसके बड़े बड़े नाखून होते हैं, दांत होते हैं, आदि आदि, ठीक है। लेकिन जब इसका हम लोग लक्षणार्थ ग्रहण करते हैं तो सिंह का अर्थ हो जाता है पराक्रमी, साहसी, बहादुर। समझ रहे बेटा? ये उसका शब्दकोश का अर्थ नहीं है बल्कि क्या है? लक्षणार्थ है। हम कहते हैं कि शिवाजी शेर थे, तो शिवाजी बेटा पशु नहीं थे, उनके चार पैर नहीं थे, बड़े बड़े दांत और नाखून नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? पराक्रमी थे। अब बेटा व्यंग्यार्थ देखते हैं। व्यंग्यार्थ जब कोई किसी अर्थ बेटा परिस्थिति से निकले, यानी यहाँ पे न मुख्य अर्थ निकलेगा न लक्षण अर्थ निकलेगा, लक्षणार्थ का भी खंडन हो जाएगा। कोई व्यक्ति डरपोक हो, पराक्रमी नहीं है बेटा, वो क्या है? डरपोक है, लेकिन फिर भी आप उसको शेर कहते हैं। वो कोई कायरता करता है, वो किसी छोटे से चूहे को या कीड़े को देख करके डर जाता है, भागने लगता है, और आप कहते हैं शाबाश शेर। तो आप क्या उसकी तारीफ कर रहे हैं? नहीं, आप व्यंग कर रहे हैं, आप उसकी निंदा कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा अर्थ किससे निकला? परिस्थिति से निकला कि वो जो व्यक्ति था वो शिवाजी की तरह साहसी नहीं बल्कि डरपोक आदमी है, जिसने एक चूहे को देखा या किसी छोटे मोटे कीड़े को देखा, डर गया और भागने लगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये किस किस प्रकार से निकलते हैं। तो बेटा शब्द शक्तियों में पहली शब्द शक्ति है अविधा। अविधा बेटा निर्भर करती है मुख्यार्थ पर। जहां पर शब्द का मूल अर्थ ही अर्थ के रूप अर्थ देने में सक्षम हो, वहां अविधा शब्द शक्ति होती है। तो कह रहे हैं जहां पे शब्द का जो मूल अर्थ हो वही अर्थ दे दे तो वहां पर अविधा शब्द शक्ति होती है। आगे देखते हैं बेटा, पंक्ति देखते हैं। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आगे की बेटा पंक्ति है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर में। तो इस कविता में बेटा बड़ा सीधा सीधा अर्थ है। चारु मतलब सुंदर, चंद्र मतलब चंद्रमा की चंचल किरणें की ऐसी किरणें जो बड़ी चंचल थी, वो क्या कर रही थी? जल और थल हर जगह खेल रही थी। और स्वच्छ चांदनी बहुत ही खिली हुई साफ चांदनी क्या थी? बिछी हुई थी अवनी में, पृथ्वी पर, और अंबर तल पे, आकाश पे, हर जगह वह बिखरी हुई थी। तो अगर आगे भी इस कविता को आप लोग सुनना चाहें, समझना चाहें तो देख लें कि हर शब्द का अर्थ शब्दकोश से ही है। पुलक पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नोकों से। बेटा की और हरी जो घास है उनकी नोकों से ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी क्या है? अपनी पुलकन को, खुशी को अभिव्यक्त कर रहे हैं। बेटा हम खुश होते हैं तो हमारे रोमांचित होते हैं, हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से ये हरी हरी घास के जो नोके खड़े हैं वो लग रहा है कि रोमांचित है।
तो बेटा शब्दकोशी अर्थ है, यहाँ पर कोई बहुत ऐसा विशेष अर्थ नहीं निकलता है। आगे चलते हैं लक्षणा। करें बेटा, यहां सही अर्थ तक पहुंचने के लिए लक्षण के आधार पर अर्थ प्राप्त करना पड़ता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। कबीर यह संसार है जैसे सेमल फूल। कबीरदास जी करें कि ये संसार वैसा ही है जैसे सेमल का फूल होता है। अब बेटा ये अगर मुख्यार्थ में लेके चलें, इसको सिर्फ लक्षणार्थ में अर्थ ग्रहण करने की कोशिश करेंगे तो ये लगेगा कि कबीरदास जी करें कि ये संसार सेमल का फूल की तरह है। और उसके बाद बेटा हम सेमल के फूल को अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे कि यार ये तो बड़ा छोटा है, संसार तो बहुत बड़ा है। तो कबीरदास जी ये क्या कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेटा जब इसका हम लोग क्या अर्थ ग्रहण करेंगे, लक्षणार्थ ग्रहण करेंगे, लक्षण से अर्थ को ग्रहण करेंगे तो बेटा सेमल का फूल क्या होता है, बड़ा ही क्षणभंगुर होता है। जैसे ही अपनी शाखा से टूट करके नीचे धरती पर गिरता है बिखर जाता है, और इसके अंदर जो रुई के फाहे होते हैं वो हवा में बिखर जाते हैं। कबीरदास जी भी वास्तव में यही कहना चाह रहे हैं कि ये संसार भी उसी फूल की तरह क्षणभंगुर है। एक क्षण में गिरा तो उसको टूटते देर नहीं लगेगी, उसका जो भी आभा है, सुंदरता है, आकर्षण है, वह क्षण भर में बिखर जाएगा। यही कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर सेमल के फूल का अगर हमने लक्षणार्थ ग्रहण किया तब तो ठीक है, अगर हमने अभिधार्थ ग्रहण किया तो समझ में ही नहीं आएगी कविता। अब तीसरी चीज है व्यंजना। बेटा व्यंजना जहां पर परिस्थिति के अनुसार सही अर्थ का चयन किया जाए वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। बेटा जहां परिस्थिति के अनुसार, बेटा परिस्थिति से अर्थ कैसे ग्रहण कर सकते हैं इसको आप लोग समझिए। अंधेरा होने वाला है, एक वाक्य है बेटा। ये वाक्य एक व्यापारी जो बेटा किसी बाजार में व्यापार करता है, बिजली वगैरह की व्यवस्था नहीं है, पुराने जमाने की बेटा उक्तियां हैं समझाने वाली, तो उसी से आपको समझाया जा रहा है। तो ऐसे में जब वो अपने साथी से कहता है अंधेरा हो रहा है, इसका मतलब होता है कि अब सब हम लोग अपनी दुकान समेटते हैं, सारा माल बांधते हैं, घर चलते हैं, अब व्यापार का समय खत्म हो रहा है, अब असुरक्षित होगा व्यापार होना, घर लौटते हैं। बेटा अंधेरा हो रहा है का मतलब या अंधेरा होने वाला है का अर्थ हुआ कि घर चलने का समय हो गया है। अब यही वाक्य अगर एक चोर दूसरे चोर से कहे कि अंधेरा होने वाला है तो भी बेटा क्या अर्थ यही होगा कि चलो घर चलने का समय हो गया? नहीं, उनका घर से निकलने का समय हो गया, क्योंकि अंधेरे में ही वो चोरी कर सकेंगे। यही बात अगर सास बहू से कहती है कि अंधेरा होने वाला है, तो सास ये नहीं बता रही है कि अंधेरा होने वाला है, जानती तो बहू भी है अंधेरा होने वाला है। सास यह बता रही है कि बेटा अब समय हो गया है, आप जाइए दिया बाती का जो भी प्रबंध करना हो वो करके तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। यानी बेटा जहां पर परिस्थिति से अर्थ निकले वहां पर क्या है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। आप लोग बेटा सारे उदाहरण मैंने कक्षा 9 से ही लिए हैं, इसके पीछे भी एक विशेष कारण है ताकि छोटे बच्चों को भी चीजें समझ में आए। ये वीडियो उन लोगों को भी भेजा जाएगा। तो बेटा इसमें कोशिश ये की गई है कि निराला जी की कविता दान आप लोगों ने बेटा पढ़ी है या पढ़ेंगे, जिसमें निराला जी बताते हैं कि किस प्रकार से वो लखनऊ में गोमती नदी के किनारे घूम रहे थे और तभी उन्होंने देखा कि एक भिक्षुक पुल पर बैठा हुआ है, हताश है, भूखा है, प्यासा है और हर आने जाने वाले से एक आशा लगाए हुए है कि शायद वह उसे कुछ खाने को दे। तभी एक सज्जन आते हैं और वो
अपनी पोटरी में पुए लेके आते हैं और वो पुए बंदरों को खिलाते हैं। और बंदरों को खिलाने के पीछे उनका पशु प्रेम नहीं होगा, बल्कि ये कारण रहा होगा कि ऐसा करने से हनुमान जी खुश होंगे, उनकी कृपा मिलेगी, इस भाव से वो खिला रहे हैं। और जब वह भिखारी हाथ बढ़ाता है तो उसे कसकर वो डांट देते हैं। ठीक है, उस घटना को बेटा देखिए निराला जी किस प्रकार से कह रहे हैं, और उनके अंतिम वाक्य को पढ़िएगा। अंतिम वाक्य में व्यंजना किस प्रकार से है, करें जिस और रहा वह भिक्षुक इतर चिल्लाकर किया दूरदान। करें जिस तरफ दूसरी तरफ वह भिक्षुक था, उस तरफ उन्होंने क्या किया, ये कहा कि हे दानव तुम दूर रहो, हनुमान जी की सेवा कर रहा हूं, बंदरों को खिला रहा हूं, इंसानों के लिए मेरे मन में कोई भाव नहीं है। बोला मैं, निराला जी कह रहे इस घटना को देख करके मेरे मुंह से निकला धन्य श्रेष्ठ मानो, यह श्रेष्ठ मानो तुम धन्य हो। तब वास्तव जी में क्या निराला जी धन्य कह रहे हैं? नहीं, निराला जी तो धिक्कार रहे हैं ना, निराला जी तो धिक्कार रहे हैं कि हे मानो तुम इतने निष्ठुर हो, एक मानव की पीड़ा नहीं समझ पा रहे हो और पशुओं से प्रेम करने का स्वांग कर रहे हो, प्रभु की भक्ति करने का स्वांग कर रहे हो। तो बेटा निराला जी वास्तव में तो धिक्कार ही रहे हैं, लेकिन वाक्य उन्होंने व्यंग की तरह कहा है, इसलिए कहा है कि धन्य श्रेष्ठ मानो, कि हे मानो तुम धन्य हो। बेटा व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण जो बच्चे कक्षा 12 में हैं उनको भी मैंने बताया है कि कैकेयी का अनुताप कविता में जब राम भरत से पूछते हैं कि हे भरत बताओ क्या अपेक्षित है, कैसे आना हुआ, तो भरत क्या कहते हैं, अरे मेरा सब तो भला हो गया। भरत क्या कहते हैं, मेरा सब भला हो गया, मेरे कारण मेरे पिता मर गए, मेरे कारण मेरे भाइयों को वन वन भटकना पड़ रहा है, क्या अब और भी कुछ भला होना बचा है, इतना कुछ तो भला हो गया, ऐसा राज्य मिल गया जिसमें कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, मिला अकंटक राज्य मुझे जब तब भी, ये बात कहते हैं भरत। बेटा क्या वास्तव में भरत कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हुआ भैया पापा पिताजी मर गए और आप लोग वन चले गए, अब कोई मेरा प्रतिस्पर्धी नहीं है, पूरी अयोध्या में मैं और मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न दो ही लोग आराम से रहेंगे, बाकी जितने भी माता के पुत्र थे, सौतेले भाई थे, सब वन चले गए, बड़ा मजा है। ऐसा नहीं कह रहे हैं भरत, क्योंकि कहने वाले भरत हैं, इसलिए बेटा बड़ा स्पष्ट है कि भरत का मन दुखी है। भरत कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े कलंक लग गए, मेरे ऊपर कलंक है कि मेरे कारण मेरे पिता मरे, मेरे ऊपर कलंक है कि मेरे कारण मेरे बड़े भाई वो वन जाना पड़ा, साथ में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी चला गया, मेरी भाभी भी चली गई, इतने कलंक मेरे ऊपर लगे हुए हैं, और भैया आप पूछ रहे हैं कि क्या अपेक्षित है, मेरा आने का क्या उद्देश्य है, लौट चलिए, इसी में मेरा भला है, यही कहना चाह रहे हैं भरत। लेकिन बेटा उन्होंने व्यंजना की तरह इस बात को कहा है, तो बड़ा सुंदर पद है, आप लोगों ने पढ़ा भी है। अब आगे बेटा हम लोग अगले वीडियो में गुड़ की चर्चा करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।